मन्नत अब इस बात पर यकीन कर चुकी थी कि आज उसकी जान निकल ही जाएगी। उसने बहुत हिम्मत करके कुरानी आयत जो वो हमेशा पढ़ती थी पढ़ना चाहा, मगर सब कुछ अब दिमाग से ओझल हो चुका था। दिमाग में कुछ आ ही नहीं रहा था कि वो क्या पढ़े और क्या याद था उसे उस वक्त, कुछ भी नहीं। सब कुछ धीरे धीरे ब्लैंक हो रहा था। इन सब तमाशे में वो बेहोश हो गई। दुआ बेटा, कमरे में कौन आया था? खाला उसका हाथ पकड़कर उससे पूछने लगी। खाला सुबह उसके कमरे में उसे उठाने आई थी और वो इनके कमरे में इसलिए आई थी क्योंकि वो ये समझी थी कि मन्नत खुद ब खुद उठकर उसके कमरे में आकर सो गई है। जब वो कमरे में आई और मन्नत को उन्होंने बेड के पास नीचे गिरे हुए पाया और देखा कि मन्नत अभी बेसुध नीचे पड़ी हुई है, तो वो भागती हुई उसके पास पहुंच गई और उसे उसका सर उठाकर अपनी गोद में रखा खाला जान ने। और जैसे उसके चेहरे की जानिब देखा तो खाला जान क्या देखती हैं कि मन्नत की आंखें जो हैं वो सूजी हुई हैं। खाला ने उसे आवाज़ देना शुरू कर दी, मन्नत उठो बेटा, मन्नत तुम्हें क्या हुआ, मन्नत जल्दी उठो बेटा। अब तो खाला जान बहुत ज़्यादा परेशान हो चुकी थी क्योंकि वो मन्नत को आवाज़ दी जा रही थी और मन्नत उठ नहीं रही थी। अब वो बहुत ज़्यादा परेशान थी और जब बहुत बार आवाज़ देने के बाद भी मन्नत ना उठी तो खाला जान ने अपने हाथों से उसे बामुश्किल उठाकर बेड पर लिटा दिया। फिर उन्होंने खाला जान ने रफ़ीक साहब को कॉल की। उन्हें लग रहा था कि मन्नत अपने वालिद वालिदा के इंतकाल हो जाने की वजह से अपने आप को नुकसान पहुंचाने में लगी है। जैसे ही फ़ोन लगाया तो उधर से आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम। तो उन्होंने कहा वालेकुम अस्सलाम। उन्होंने कहा कि कैसी हो आप बहन? तो खाला जान ने कहा मैं ठीक हूँ, लेकिन वो ठीक नहीं है। मैंने उसी की हालत बताने के लिए आपको फ़ोन लगाया है। मैं काफ़ी दिन से देख रही हूँ मन्नत खोई खोई सी रहती है और एक डर सा उसे बना रहता है। कभी क्या तो कभी क्या उसके साथ होता ही रहता है और आज तो वो बेहोश हो गई है और वो बिल्कुल भी ठीक नहीं है। मन्नत रोज़ाना अजीब अजीब हरकतें कर रही है और उनकी हरकतों में अब इजाफा भी होते जा रहा है। खाला ने मन्नत की तरफ ही नज़रें जमाई हुई थी और फिर उधर से दूसरी तरफ की बातें सुनी और फिर से खाला जान फ़ोन की उस तरफ रफ़ीक साहब को बोली, कल तो मन्नत ने अपने आप को ज़ख्मी कर लिया था और फिर यहाँ पर हम दोनों के अलावा है भी कोई नहीं। मन्नत अधिकतर जो है वो अकेलेपन में ही रहती है, तो मुझे डर लग रहा है कि मन्नत कहीं खुद को ज़्यादा नुकसान ना पहुँचा ले। और जब वो अकेले रहती है तो भी उसके आसपास कोई ना कोई तो होता है, और जब वो अकेले होती है तो वो अपने आप कैसे ज़ख्मी हो जाती है। कोई ना कोई तो होगा जो उसे ज़ख्मी करता होगा। मुझे अब मन्नत के मामले में कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये सब हो क्या रहा है। आप ऐसा करें भाईजान कि आप कराची से 2 दिन के अंदर आ जाएं, फिर हम मन्नत को किसी अच्छे साइकियाट्रिस्ट को दिखाते हैं। उधर से आवाज़ आई, ओके मेरी बहन, इंशाल्लाह, खुदा हाफिज़। खाला ने भी खुदा हाफिज़ कहा और उसके बाद फ़ोन बंद करके रख दिया। उन्होंने फ़ोन रखते से ही मन्नत को देखा और फिर कमरे से बाहर निकली किचन की ओर पानी लेने के लिए। जैसे ही वो कमरे से बाहर निकली एकदम एक साया सा आया और मन्नत ने पट से दोनों आंखें खोल ली और बहुत देर तक कमरे की छत को घूरती रही। वो उस वक्त वहीं था, वही वजूद, वही मखलूक उस वक्त वहीं था और वो मन्नत को देखकर मुस्कुराया और मन्नत आंखें फाड़े उसे ही देखे जा रही थी। ये सब जब से शुरू हुआ कि जब मन्नत 20 बरस की थी और एक मर्तबा वो अपनी फ्रेंड रुखसाना के साथ, और वो मगरिब के वक्त रुखसाना के साथ उसकी फ्रेंड के वहाँ कपड़े सिलवाने के लिए लेकर गई थी। कुछ देर पहले नहाई थी, इसलिए मन्नत के बाल अभी खुले ही थे। गली इस वक्त पूरी तरह सुनसान थी। गली के आखिरी पर उनका घर था जहाँ दीवार लगी हुई थी। दूसरी तरफ खाली प्लॉट था और दीवार के साथ बहुत पुराना दरख्त लगा हुआ था और वो दरख्त दिखने में बड़ा अजीब लगता था। पुराने दरख्त जो होते हैं उनका शेप कुछ इस तरह का हो जाता है कि दिखने में बड़े अजीब लगते हैं, लेकिन ये दरख्त तो उससे भी ज़्यादा अजीब था। ये पिछले साइड का गेट था और शॉर्टकट के चक्कर में रुखसाना और मन्नत दोनों यहीं से आ गई थी ताकि वक्त कम लगे और जल्दी ये पहुंच जाएं। दोनों अब गेट खुलने का इंतज़ार कर रही थी। तब जाकर मन्नत को महसूस हुआ कि कोई ना कोई उसे घूर घूर कर बहुत गौर से देख रहा है। मन्नत ने इधर उधर देखा लेकिन वहाँ पर तो कोई भी नहीं था। मन्नत, सर पर दुपट्टा ले लो, तुम्हारे बाल खुले हुए हैं, रुखसाना बोली। तो रुखसाना की बात सुनकर मन्नत ने अपना दुपट्टा ठीक किया और सर पर डाल लिया, लेकिन फिर अचानक हवा का एक तेज़ झोंका आया और दुपट्टा उसके हाथ से और सर से उड़कर सीधे उस दीवार की जानिब जाकर गिर गया। तभी रुखसाना डांटते हुए बोली, उफ उफ लड़की, तुम्हें दुपट्टा ओढ़ने को कहा था, तुमने तो दुपट्टा उड़ा ही दिया। फिर वापस से रुखसाना डांटते हुए बोली, जाओ अब जल्दी से आकर दुपट्टा लेकर आओ, तब तक मैं इन्हें सारे नाप बता देती हूँ अप्पी को। रुखसाना इतना कहकर उस बाजी के घर में चले गई जहाँ वो कपड़े सिलाने के लिए जा रही थी।
और इधर मन्नत दुपट्टा उठाने के लिए उस दीवार की तरफ बढ़ने लगी। दोनों हाथों से सबसे पहले मन्नत ने अपने बाल लपेटे और फिर आगे बढ़ी। जैसे ही उसने झुककर दुपट्टा उठाया तो ऐसा उसे लगा, उस वक्त महसूस हुआ कि किसी ने बहुत करीब आकर उसके बालों को सूंघा हो। किसी का वजूद उसके गर्दन के बिल्कुल पास उसे महसूस हुआ, जैसे कोई मर्द उसके बालों को सूंघ रहा है। ये सब महसूस करके तो मन्नत के रोंगटे रोंगटे खड़े हो गए थे। जल्दी से मुड़कर देखा तो पीछे दरख्त की शाख लटक रही थी। उसने एक लंबी सांस खींची। दरख्त की एक शाख दीवार से गली की तरफ लटक रही थी। उसने जल्दी से अपने सर पर दुपट्टा ओढ़ा और उसके बाद दौड़ती हुई सीधा उस घर में चली गई जहां उसे जाना था। रात को जब वो घर आई तो उसे नींद नहीं आ रही थी। बाथरूम के दरवाजे पर लॉक की आवाज सुनकर मन्नत ने झट से आंखें खोली और फिर मन्नत ने बाथरूम की तरफ देखा। वहां से अचानक से एक साया निकला। मन्नत की आंखें फैल गई और जिस्म कांपने लगा। उसने उसके बाद दरवाजे की सिमत दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा तो लॉक था। दरवाजे को जोर से खींचने लगी। इतने में कमरे में जोरदार सरगोशी हुई। मन्नत एकदम चौंक गई। मन्नत ने ठटक कर अपने पीछे देखा। मन्नत, फिर किसी की आवाज आई। सरगोशी नुमा आवाज पूरे कमरे में गूंज रही थी, मगर इस बार आवाज मन्नत को अपने करीब से ही आ रही थी। कोई साया, कोई वजूद उसके बहुत ज्यादा करीब आ चुका था। उसने चीखने की बहुत ताबड़तोड़ कोशिश की, लेकिन मन्नत तो बेचारी कुव्वते गोयाई यानी कि आवाज़ निकालने से ही महरूम थी। बेचारी बेजुबान थी तो क्या चीखती और किसे चिल्लाकर बुलाती। उसके बेजुबानी आज उसकी बहुत बड़ी कमज़ोरी साबित हो रही थी, क्योंकि बेचारी चीख भी नहीं सकती थी, ना ही किसी को बाहर से अपनी मदद के लिए बुला सकती थी। और फिर ये रोज़ का हो गया। मन्नत के साथ ये तमाशा कई रातों तक चलता रहा। रोज रात को उसे आवाजें आती, किसी की मौजूदगी का एहसास होता, कोई वजूद, कोई साया उसके पास होता। ये रोज का काम हो चुका था। अब उस वक्त उसके वालिद वालिदा भी हयात थे, जिंदा थे, लेकिन मन्नत बेचारी अब ये वाकया और ये सब हालात अपने वालिद वालिदा को भी नहीं बता रही थी, क्योंकि उसे ये डर था कि कहीं वो यकीन करेंगे या ना करेंगे, और वो एक्सप्लेन भी कैसे करेगी। अब जब ये हादसे बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे तो उसने फैसला कर लिया कि वो अब ये सारी बातें अपने माँ बाप को बता देगी। और मगर अफसोस कि उससे पहले ही उन दोनों का एक्सीडेंट में इंतकाल हो गया। बहरहाल आज इस बात को बहुत ज़्यादा वक्त भी बीत चुका है। उसके वालिद वालिदा अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन उसने अब हिम्मत करके अपनी खाला जान, जो अभी उसके वालिद वालिदा के इंतकाल के बाद उसके साथ रह रही थी, उन्हें ये सब बताने का फैसला कर लिया था। उसने सोच लिया था कि अब तो वो बताकर रहेगी कि आखिर उसके साथ मसला क्या है। उसने फिर अपनी खाला को इशारे से कलम और कागज़ लाने को कहा। तभी खाला ने खड़े होते हुए कहा, ओहो रुको एक मिनट, मैं तुम्हें कागज़ और कलम लाकर देती हूँ बेटा। लेकिन जैसे ही खाला वहाँ से उठकर गई तो कुछ ही देर बाद खाला के चीखने की आवाज़ आई। मन्नत अचानक घबरा गई और वो जैसे ही उठकर गई, लड़खड़ाते कदमों से वो खाला के उस कमरे तक पहुंची जहाँ खाला गई थी। तो वो क्या देखती है कि खाला तो सामने ज़मीन पर गिरी हुई दर्द से बिलबिला रही थी। आखिर कौन था इन सब माजरे के पीछे, और ये वजूद जो ना दिखने वाला था लेकिन कर सब कुछ रहा था, आखिर ये क्या चाहता था मन्नत से, जानेंगे हम इस वीडियो के अगले पार्ट में। दोस्तों, अगर आप भी अपनी ज़िंदगी की कोई सच्ची कहानी या सच्ची घटना हमारे चैनल से शेयर करवाना चाहते हैं, और आप चाहते हैं कि आपकी स्टोरी भी माई स्टोरी बुक चैनल से शेयर हो, तो आप हमें हमारे फेसबुक पेज पर कांटेक्ट कर सकते हैं और अपनी स्टोरी वहां पर हमें बता सकते हैं।